6 पे आ गए हैं, जब हम कुछ ये बातें कर रहे थे कि माता-पिता को किस प्रकार के मनोवेग का अनुभव होता है जब उनको ये पता चलता है कि उनका जो बच्चा है उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है। आज उसी चर्चा को हम थोड़ा-सा और अधिक बढ़ा रहे हैं और अगर हम ये देखें हमारे ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारा आज ये रहेगा बात करना कि पेरेंट्स को किस प्रकार उनकी इमोशन से कोप करने में हेल्प करें और किस प्रकार हम रियलाइज़ करें कि कौन-कौन से पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस हैं फॉर द स्पेशल फैमिली, और यह भी समझें कि किस प्रकार हम अपने अंदर यह स्किल्स बना सकते हैं कि हम माता-पिता से अच्छी तरीके से सही ढंग से अंतःक्रिया करें। इसके साथ-साथ आज हम जिस बारे में बात करेंगे, हम थोड़ा-सा ये बात करेंगे कि हमारे देश में डिसेबिलिटी की व्यापकता कितनी है और हमारे देश में पॉलिसीज़ और लॉज़ अगर डिसेबिलिटी की फील्ड के लिए बनाए गए हैं, तो वो क्या-क्या हैं और किस प्रकार की सर्विसेज़ हैं। आगे हम अब आज चर्चा में ये बात करते हैं कि कौन से पीरियड्स हो सकते हैं जो माता-पिता को थोड़े से ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग सकते हैं, ज़्यादा तनावग्रस्त पीरियड एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी वाली फैमिली अगर है तो उसमें कौन से हो सकते हैं। तो पहला क्रिटिकल फेज तो तब आता है जब माता-पिता को पहली बार पता चलता है कि उनके बच्चे में किसी प्रकार की विकलांगता है। उस समय उससे सामंजस्य स्थापित करना, उसको एक्सेप्ट करना और इस बात से अपने एक बदलती हुई लाइफस्टाइल से एडजस्ट करना या उस चीज़ के लिए स्वीकार्यता अपने आप में बनाना, यह एक मुश्किल या तनाव भरा स्थिति होती है माता-पिता के लिए। इससे एडजस्टमेंट होते-होते दूसरी एक क्रूशियल फेज़ फिर से आ जाता है जब बच्चा लगभग 5 से 6 वर्ष का होता है और जब कुछ ये डिसीजन लेना होता है कि बच्चे को अब कहाँ स्कूल में भेजें। तो जबकि अब आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के ऊपर बहुत काम है और कई स्कूलों ने पहल करी है कि अपनी एजुकेशन में सभी बच्चों को वो आमंत्रित करते हैं, परंतु फिर भी कई बार इस चीज़ का निर्णय लेने में माता-पिता को कठिनाई हो सकती है। कई बार स्कूल दूर हो सकता है, बच्चा स्कूल तक कैसे जाए, ट्रांसपोर्ट की इश्यू हो सकता है, वहाँ पे ठीक तरीके से समायोजित हो पा रहा है या नहीं, इसके बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल में समावेशी शिक्षा तो है, परंतु क्या वहाँ पे बच्चे को देखने के लिए ट्रेन्ड एजुकेटर्स हैं? इस किस्म की भी तनाव वाली स्थिति हो सकती है, जिसके कारण माता-पिता को तनाव महसूस हो सकता है इस समय। शिक्षा खत्म होने के बाद जब अगर ये सफलता से हो जाता है, तो तीसरा फिर एक क्रिटिकल फेज आता है माता-पिता के सामने जब बच्चा नवयुवक या एक यंग एडल्ट बनता है, क्योंकि अक्सर सभी को ये अपेक्षा रहती है कि यंग एडल्ट होते-होते बच्चा जो है वो कुछ करियर ओरिएंटेड या कुछ कमाने लगेगा या कोई उसका विवाह की बातचीत का भी आम एक सामने आती है बात। तो वंस अगेन दिस बिकम्स अ क्रिटिकल फेज जब माता-पिता को सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। और चौथा क्रिटिकल फेज माता-पिता के सामने तब आता है जब उनको लगता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब हमारे अगर बच्चा अभी कहीं पे अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया है या कुछ अपने आप से नहीं कर पाया है, तो उनको इस बात का बहुत ये भय रहता है कि किस प्रकार बच्चे की देखभाल होगी जब वो नहीं रहेंगे। तो भले ही आप प्राइमरी टीचर या अर्ली चाइल्डहुड के फील्ड में ही आप का मुख्य काम आपका वही है, परंतु इट इज़ पॉसिबल कि पेरेंट्स के साथ आपका एक जुड़ाव हो जाए और पेरेंट्स आपके साथ आके बार-बार आपसे सलाह-मशवरा चाहें अपने बच्चे के बारे में, चाहे बच्चा अब प्राइमरी या प्री प्राइमरी या प्राइमरी से आगे भी बढ़ गया है। तो इसके एक हेल्पफुल नागरिक, एक हेल्पफुल टीचर या हेल्पफुल वर्कर होने के नाते ये अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने आसपास के इलाके में पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या सेवाएं हैं या हमारे देश में पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के क्या अधिनियम हैं, क्या लॉज वगैरह हैं, इससे थोड़ा अवगत रहें ताकि अगर माता-पिता को कुछ बताने की ज़रूरत पड़े तो आप बता पाएँ। तो यही हमारे कोर्स का यही रैशनल है जो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और आप तक भी संप्रेषित कर रहे हैं। अब थोड़ी-सी नज़र डालते हैं कि मोटे-मोटे तौर पे नज़र डालते हैं कि क्या कुछ ऐसे एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियाँ हो सकती हैं माता-पिता की जो उनको अपने बच्चे के साथ डील करने में मुश्किल करवा सकती हैं। सो क्या कोई ऐसे पेरेंटल एटीट्यूड्स हैं व्हिच कम इन द वे of the development of their child with disability, which come in the way of a harmonious relationship between you as the teacher of the children with disability and the parents. तो यही 3-4 एटीट्यूड्स के बाद हम बारे में बात करेंगे, सम नेगेटिव पेरेंटल एटीट्यूड्स। तो पहला एटीट्यूड्स है कि पेरेंट्स विद सम हॉस्टाइल एटीट्यूड।
हॉस्टाइल यानी वो उनका कोई गुस्से की प्रवृत्ति है, वो अच्छी तरह से, ठीक तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं हमारे साथ। और ऐसे जो माता पिता हैं वो अक्सर अपना गुस्सा जो है वो निकालेंगे टीचर पर या स्कूल पर या दोस्तों पे या अपने रिश्तेदारों पे या इवन अनफॉर्चुनेटली विद द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। तो ऐसे प्रतिकूल स्वभाव के जो माता पिता हैं, जो ज़्यादातर हमेशा गुस्से में रहते हैं, इनसे हो सकता है आपको निपटना पड़े। तो वंस अगेन इसमें हम पहले ये समझें कि माता पिता जो गुस्सा दिखा रहे हैं, ये गुस्सा असल में उनका एक तरीके से एक मास्क है जो उनको अपने बच्चे के बारे में चिंता या एंजाइटी है, गुस्सा जो है वो उसके ऊपर पर्दा डालता है। और गुस्सा तब आता है जब व्यक्ति अपने आप में स्वयं में हेल्पलेस महसूस करता है। तो माता पिता को समझ नहीं आ रही है कि बच्चे के साथ कैसे हम कुछ करें कि उसका विकास हो, तो इसका वो रिस्पॉन्स है उनका एंगर। ये भी हो सकता है कि उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ डॉक्टर इत्यादि या कुछ और अन्य व्यवसायिकों से इंटरेक्शन किया हो जिन्होंने उनकी बहुत मदद ना की हो, और उनका जो गुस्सा है, उन पर जो माता पिता का गुस्सा है, वो अब आप पे निकल रहा है। और आपसे मिलने से पहले भी वो ऑलरेडी गुस्से के मूड में हैं, क्योंकि उनको लगता है आप भी उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। इस समय हम ये याद रखें कि जब हमें माता पिता के गुस्से से निपटना है तो हम स्वयं खुद हॉस्टाइल या डिफेंसिव ना हो जाएं, हम खुद प्रतिकूल या अपने आप को बचाव करने वाले स्टेटमेंट्स हम ये ना कहें, अरे मैं तो ऐसे कर ही रहा हूँ, आप मुझे क्यों ऐसे कह रही हैं, मैंने तो ये सब करा ही था, मैंने तो ये सब करा ही है आपके बच्चे के लिए। हमें अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, उसको हम आराम से माता पिता को बताएं। हमें कुछ पॉइंट प्रूव नहीं करना है, बल्कि उनकी तरफ एक समानुभूति का नजरिया रखते हुए यह समझना है, उनके गुस्से के कारण को समझना है, उनकी बात को सुने और फिर उनको सपोर्टिव स्टेटमेंट दें। सपोर्टिव स्टेटमेंट वो होता है जब हम दूसरे की भावनाओं को एक्सेप्ट करते हैं। मान लो पेरेंट्स गुस्से में है, अगर मैं बोलूं ऐसे कि हाँ मैं समझ सकती हूँ आपके गुस्से का कारण ये है, आपको इस समय गुस्सा आ रहा है, ये लाजमी है। जब मैं इस प्रकार की बात करती हूँ, इस तरीके से बात करती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरी भावना को समझा जा रहा है और अपने आप में ही गुस्सा जो है वो कम हो जाता है। अब बात यह है कि ये इस तरीके से बात करते हुए तो ये सब कहना बहुत आसान हो जाता है, परंतु जब वास्तव में सामने कोई व्यक्ति आता है जो थोड़ा सा आक्रोश में हो या जो थोड़े गुस्से में हो, तो तब हमें ये पॉइंट्स याद रहें और तब हम उनके साथ इस प्रकार से इंटरैक्शन करें, तो तब बात तब बनती है। केवल किताबी रूप से पढ़ने की इसकी बात नहीं है। तो अगर हम आप ये माता पिता को यह दिखाएं कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, तो संभव है कि जो माता पिता का गुस्सा है कि बच्चा कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, वहां पे उस समय थोड़ी उनको उसमें कमी लगे। एक दूसरे प्रकार का एटीट्यूड जो हो सकता है वो हो सकता है पेरेंट्स विद एन अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड, यानी वो आपके साथ अब सहयोग नहीं कर रहे हैं, असहयोग का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा हमें किस चीज को हम असहयोगी करेंगे कहेंगे? कि मान लो आपने माता पिता को कहा है कि मीटिंग इत्यादि में आना है, पर वो नहीं आए, आते भी हैं तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, या चुप बैठे हैं, या सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, या आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उन्होंने उसको नहीं निभाया। तो ऐसा अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड क्यों है, इसके वंस अगेन असहयोगी जो एटीट्यूड है, इसका कारण वंस अगेन देखना है। एक तो अनफॉर्चुनेट कारण ये हो सकता है कि माता पिता को बच्चे के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, उसके साथ कोई मोह ममत्व नहीं है, वो बच्चे की देखभाल करना ही नहीं चाहते। दे आर अपसेट विद द फैक्ट ऑफ द चाइल्ड्स डिसेबिलिटी, एंड सो वो जो उनका अपसेटिंग है, उन्होंने बच्चे से एक किस्म से अपना इमोशनल कट ऑफ कर लिया है, और ये इमोशनल कट ऑफ उनके असहयोगी अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड में दिख रहा है। तो ये बहुत ही एक अफसोसजनक बात है, क्योंकि इसमें बच्चे की बहुत हानि होगी, उसकी देखरेख में कमी होगी। परंतु कई बार माता पिता का जो अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड है वो इसलिए भी हो सकता है कि वो रोजमर्रा की लाइफ सिचुएशन से इतने ओवरवेल्म्ड हैं, इतने बिजी हैं, इतना रोज के ही लाइफ के चैलेंजेस को निपटने में इतने बिजी हैं कि उनके पास समय नहीं है आपके पास आके मिलने का और सहयोग आपसे प्राप्त करने का या आपको सहयोग देने का। तो यह बात उतनी बुरी नहीं है। जब माता पिता लैक ऑफ लव या लैक ऑफ केयर के कारण असहयोगिता दिखा रहे हैं, ये खराब बात है, परंतु अगर वो बिजी हैं और असहयोगी हो रहे हैं उस कारण, तो ये उतनी खराब बात नहीं है। हाँ, हमें ये टाइम देखना पड़ेगा, हमें तरीके निकालने पड़ेंगे कि किस प्रकार वो हमारे साथ सहभागी हों।
कभी-कभी माता-पिता इसलिए भी असहयोगी प्रतीत होते हैं या इसलिए भी अपने आप को इतना बिजी रखते हैं क्योंकि वो अभी भी डिनायल स्टेज में हैं। यानी उन्होंने अभी भी इस बात को माना ही नहीं है कि बच्चे में कोई विकलांगता है। तो तब भी अपने आप को बिजी रखते हैं, आपके पास आते ही नहीं है, मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपसे कोई बातचीत नहीं होगी, तो उनको यह मानना नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चे में कोई विकलांगता है। कई बार इसका कारण ये भी हो सकता है। अब इसमें यह है कि अगर आप अपने आप को इस प्रकार का वर्कर दिखाएं, इस प्रकार की टीचर दिखाएं जो नॉलेजेबल है, आप दिखाएं कि आपको केयर करना चाहते हैं, आप उनकी और उनके बच्चे की, आप उनके में और उनके बच्चे में इंटरेस्टेड हैं, तो जो ये माता पिता का अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड है ये पलट सकता है और वो आपके साथ सहयोगी रवैया अपना सकते हैं। यदि आप माता पिता अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अगर उनके घर जाएं, होम विजिट्स जो हैं, अगर आप माता पिता के साथ जाके अगर आप होम विजिट उनके घर जाके होम विजिट करें तो वंस अगेन दिस रिफ्लेक्ट्स कि आप उनके बारे में कंसर्न्ड हैं। जब एक तरफ से हमारी तरफ से कंसर्न हम 4-5 बार दिखाएंगे तो जरूर है, अनलेस कि माता पिता बिल्कुल ही इमोशनली कट ऑफ हैं बच्चे की तरफ से, तो वो भी आगे बढ़ेंगे और अपना सहयोग आपको देंगे। तो यानी कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि एज अ चाइल्ड केयर वर्कर या एज अ टीचर हमें बड़े पेशेंस से काम करना है और माता पिता के बड़े धैर्यवत रहते हुए, समय लेते हुए उनके साथ काम करना है और समझना है उनकी दृष्टि को, उनकी दृष्टिकोण को। तीसरा किस्म का एटीट्यूड जो हो सकता है वो है परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स। परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स मतलब ये बिल्कुल हर चीज में सब काम परफेक्ट करते हैं, खुद भी हर चीज में, छोटी से छोटी से बड़ी से बड़ी, और दूसरों से भी एक्सपेक्टेशन है कि उनका काम भी परफेक्ट होगा। अब जब ये परफेक्शनिस्ट वाला नजरिया आ जाता है कि सब कुछ बिल्कुल सही हो, तो ये चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन का कारण है, क्योंकि बच्चे में माता पिता की परफेक्शन की जो ऊंचाई है वो शायद वहां तक पहुंचने की बच्चे में क्षमता नहीं है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन होगी दोनों को, माता पिता को भी और बच्चे को भी। और बच्चा जब बार बार माता पिता की नजरों में गिरेगा क्योंकि वो सब नहीं कर पा रहा जो माता पिता चाहते हैं, तो उसको बहुत उसकी भी सेल्फ एस्टीम का, उसकी भी अपनी स्व मान्यता का बहुत हनन होगा। और इसके कारण बच्चा हो सकता है बिल्कुल ही कोशिश करना बंद कर दे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, जो भी मैं करूं इट इज नॉट इनफ फॉर पेरेंट्स, और मैं कोशिश करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो ऐसे जब दृष्टिकोण है तो हमें माता पिता को ये समझने में मदद करना है कि हर एक का अपना अपना पोटेंशियल अलग है और हर एक की चरम सीमा अलग है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चरम सीमा अपने आप निर्धारित नहीं कर सकता, और जो कोई व्यक्ति कर सकता है, हमें उसी में संतुष्टता और उसी में खुशी जाहिर करनी है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं होता कि हम आगे और बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे या आगे और चैलेंजेस लेने की कोशिश नहीं करेंगे। संतुष्टता ओनली मीन्स कि जो अभी की सिचुएशन है उससे मैं हैप्पी हूँ और नेक्स्ट स्टेप अचीव कर रही हूँ। परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने पहले से ही इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने का अपना लक्ष्य रख लिया है और बीच के जो स्टेप्स हैं उनको मैं कुछ मान्यता नहीं दे रही हूँ। तो प्रॉब्लम वहां आती है। सेटिस्फैक्शन या बीइंग कंटेंटेड डज नॉट मीन कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इट ओनली मीन्स दैट वी आर टेकिंग, अभी जो सिचुएशन है वी आर हैप्पी एंड देन वी आर मेकिंग द नेक्स्ट एफर्ट। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स को सेंटर पे बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि कम एंड ऑब्जर्व योर चाइल्ड इन द सेंटर में देखो वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेल रहा है या कोई एक्टिविटी, पजल वगैरह की एक्टिविटी किस तरह कर रहा है, तो माता पिता को उससे ढाढ़स बंधेगा और वो बच्चे के प्रति थोड़ा पॉजिटिव ओरिएंटेशन करेंगे। मुख्य बात है कि उन पे हमें उनमें ये समझ हमें पनपने की मेहनत करनी है कि उनकी रियल एक्सपेक्टेशंस जो हैं बच्चे के प्रति वो रियलिस्टिक हों, और वो यह समझें कि जब प्रेशर नहीं रहेगा बहुत ज्यादा तो बच्चे का परफॉर्म करने का, बेटर परफॉर्म करने का चांस ज्यादा रहेगा। एक चौथी अभिवृत्ति जो पेरेंट्स में पाई जा सकती है वो है डिपेंडेंट पेरेंट्स, यानी कि ये बहुत ही आपके ऊपर आधारित हैं और अपने आप स्वयं वो कोई भी डिसीजन या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में नहीं ले पाते। आश्रित पेरेंट्स इनको हम हिंदी में कहेंगे। इनको किसी भी बात में निर्णय लेना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको मुश्किल लगता है और छोटे बड़े सभी मामलों में वो हेल्प लेते हैं। हो सकता है जीवन के प्रति ही उनका ऐसा रवैया हो, ये नहीं कि केवल डिसेबल्ड चाइल्ड के प्रति, जीवन के प्रति ही उनका ऐसा रवैया हो। अपना मत देने में वो घबराते हों क्योंकि कहीं कुछ गलत हो जाए या क्या हो जाए।
तो ऐसे में कई बार हो सकता है एज अ टीचर वी में फाइंड इट इरिटेटिंग, अरे इतनी छोटी सी बात भी अपने आप नहीं कर सकते, ये भी मेरे से पूछने आ गए हैं। तो इसमें हमें इरिटेशन वंस अगेन अपनी नहीं दिखानी है, हमें पहले तो इसमें पेरेंट्स की ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, एंड वी हैव टू हेल्प देम टू सी कि जब वो निर्णय लेते हैं तो देख उनके कई निर्णय तो सही निकले हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ इंटरेक्शन करते हुए माता पिता को घबराहट होना बड़ा स्वाभाविक है, खासकर अगर डिसेबिलिटी सिवियर है और माता पिता उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत किस्म की इमोशंस होती हैं, और गिल्ट, एंगर, रिमोर्स, और उसके साथ फिर हो सकता है पेरेंट्स हिचकिचाएं स्वयं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो ये बात हम यहाँ पे समझें, परंतु यह समझते हुए हमें उनकी हेल्प करनी है, उनके इश्यूज सॉल्व करने हैं, उनको छोटे छोटे इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने हैं, और वही उनको बताना है जब उनके डिसीजंस राइट हुए तो उनके वो एग्जाम्पल्स उनके सामने लाते हुए उन्हें इनकरेज करना है। एक पांचवी अभिवृत्ति हो सकती है ऑफ ओवर प्रोटेक्शन, यानी कि आवश्यकता से अधिक संरक्षण प्रदान करते हैं जब माता पिता। ओवर प्रोटेक्शन मतलब कोई छोटी सी चीज जो इतनी बड़ी रिस्क नहीं है वो भी नहीं करने देते जब माता पिता, जब हर चीज में बच्चे को अपने इर्द गिर्द ही रखते हैं या बच्चे का हर काम खुद कर देते हैं। वंस अगेन इसका ये ऐसे पेरेंट्स जो हैं, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स थे उनका ठीक ऑपोजिट है। परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स चाहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल काम बच्चा करे, और ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चा काम कर भी सकता है वो ही उसके लिए करके दे देते हैं। तो इसके भी कारण कई हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि माता पिता को लगे कि भाई बच्चे में डिसेबिलिटी है, वैसे ही वो इतनी मुश्किल से कुछ कर पा रहा है, अब जो हम उसके लिए कर दें वो अच्छा है, एडिशनल स्टेज उसके ऊपर ना रखें हम तो अच्छा है। वंस अगेन ओवर प्रोटेक्शन डिनायल की स्टेज का भी सूचक है। अगर हम ही खुद करेंगे सब कुछ बच्चे के लिए तो हमें ये कभी देखने को नहीं मिलेगा कि बच्चा नहीं कर रहा है, और जब बच्चा नहीं कर रहा है तो हम ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि बच्चे के साथ सब सही है। यानी ये डिनायल स्टेज में रहने का भी एक तरीका हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि माता पिता स्वयं को नीडी, कि मेरी आवश्यकता है किसी को संसार में, इस भावना के कारण बच्चे को स्वयं अपने ऊपर आश्रित ही रखना चाहते हैं। मतलब दोबारा कहती हूँ इस बात को कि जैसे कई बार माता पिता को लगता है कि अच्छा अगर बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा क्या काम होगा, हम क्या करेंगे, हमारा फिर क्या होगा। तो कई बार माता पिता इस अभिवृत्ति के कारण कि मेरी वैल्यू है, किसी को मेरी जरूरत है, इस कारण बच्चे को स्वयं अपने ऊपर ही आश्रित रखने की इच्छा में बच्चे को स्वयं कुछ करने, सीखने या आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार ओवर प्रोटेक्शन हार्मफुल है बच्चे के लिए, उसी प्रकार जैसे ओवर अचीवमेंट, जो हमने बिल्कुल ओवर परफेक्शनिस्ट पेरेंट्स थे, दोनों ही पेरेंट्स बच्चे के लिए हार्मफुल हैं। परफेक्शन भी हार्मफुल है और ओवर डिपेंडेंसी भी हार्मफुल है, क्योंकि जब ओवर डिपेंडेंसी रहेगी, ओवर प्रोटेक्शन रहेगी, तो बच्चा अपनी एबिलिटीज के बारे में रियलिस्टिक एक आइडिया नहीं बता पाएगा। तो माता पिता को ये समझाने की जरूरत है और उनको ये दिखाएं धीरे धीरे करते हुए कि देखिए कितना कुछ तो बच्चा कर सकता है, और जो बच्चा कर सकता है आप उसमें खुशी का अनुभव करें और उसे और चीजें आगे अपने आप करने दें। ये सब जो हमने एटीट्यूड्स बात करें, हमने बात करी है विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, पर मेरे ख्याल में आप सब लोग मानेंगे कि ऐसे पेरेंटल एटीट्यूड्स उन माँ बाप के भी हो सकते हैं जिनके बच्चों में कोई विकलांगता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर सम अदर सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे आम माता पिता से भिन्न हैं। कई जो वो लोग फीलिंग्स उनको आती हैं, दूसरे आम माता पिता को भी आती हैं विद देयर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। तो हम ये कुछ अपने मन से एक जो भेदभाव है उसकी भावना को हटाएं और दोनों ही माता पिता को साथ लेके चलें, खासकर जब हम इंक्लूसिव सेटिंग में बात कर रहे हैं। जब हम इंक्लूसिव सेटिंग में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को भी अपने साथ समायोजित करते हैं, तो जिस प्रकार की हमारी टीचिंग लर्निंग प्रणाली उभर के आती है वो दूसरे नॉन डिसेबल्ड बच्चों को भी हेल्प करती है। जब इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में हम सभी पेरेंट्स को एक साथ काउंसलिंग करते हैं या उनसे इंटरेक्शन और डिस्कशन करते हैं, तो दोनों प्रकार के पेरेंट्स को इससे लाभ होता है। आइए अब अगली बात पे आगे बढ़ते हुए ये देखें कि कुछ ऐसे माता पिता लक्षण दिखा सकते हैं जो आपको, जिससे आभास हो कि उन्हें अब सिवियर ट्रॉमा है, यानी अब जो उनकी जो
जिस प्रकार के वो व्यवहार दिखा रहे हैं, उनसे केवल अब आप नहीं निपट पाएंगे, परंतु आपको अब उनको किसी ट्रेन्ड काउंसलर के पास भेजने की आवश्यकता है। यानी माता पिता को बहुत अत्यधिक भावात्मक आघात हुआ है, सिवियर ट्रॉमा, भावात्मक आघात हुआ है, और उन्हें अब ट्रेन्ड काउंसलर की आवश्यकता है। तो ऐसे कौन से ये आपको लक्षण होंगे जिसमें आप सोचें कि माता पिता को अब एक ट्रेन्ड काउंसलर के पास भेजने की ज़रूरत है? एक तो तब कि जब वो बहुत सिवियर डिप्रेशन में हो जाएं और अब ये हट ही नहीं रही है डिप्रेशन, आपने बहुत प्रयास कर लिए परंतु कुछ हो नहीं रहा है। माता पिता कहें कि हमें रात को नींद नहीं आती है, या वो कहें कि मैं तो मरना चाहता हूँ। किसी का भी जब कोई व्यक्ति कहता है मैं मरना चाहता हूँ, उस बात को हम छोटेपन में ना लें, उसको गहराई से महसूस करें, उसको ऐसे ही ना कह दें अरे ये तो ऐसे ही कहता रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग काफ़ी एक तरीके से वार्निंग देते हैं ये कहते हुए कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरने की इच्छा हो, ख्याल आते हैं, या क्या करना है ज़िंदगी से, कोई फ़ायदा नहीं किसी चीज़ का। ऐसी कई बार लोग वार्निंग्स देते हैं अपने आसपास के लोगों को, पर जब हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते, आखिर में कई बार अनफॉर्चुनेटली हम सुनने को मिलता है कि फिर उसने आत्महत्या कर ली। तो अगर पेरेंट सुसाइड की बातें मेंशन कर रहा है तो उसको हम सीरियसली लें। अगर वो कहे कि मुझे रात में बहुत भयानक किस्म के सपने आते हैं, तो यह सब साइंस हैं कि अब माता पिता का जो भावात्मक आघात बहुत ज़्यादा है और उनको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है। अगर वो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करें या उसको बहुत मारें, तो ये भी साइन है कि माता पिता को दे नीड अ काउंसलर, बिकॉज एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता जो है वो अभी नहीं आई है। जब वो ये आपको बताएं कि बच्चे में कोई व्यवहार संबंधी समस्याएं आ रही हैं जिनसे वो नहीं निपट पा रहे, तो उन्हें काउंसलर के पास भेजें। जब आपको लगे कि परिवार की यूनिटी को खतरा है, यानी अगर वो एक दूसरे से डिवोर्स, सेपरेशन की बात करें, तब उन काउंसलर, ट्रेन्ड काउंसलर के पास जाने की आवश्यकता है। और जब वो बच्चे को बिल्कुल ही अपनाना मना ना करें, बिल्कुल ही अपनाएं ना, अपनाने का उनका कोई भी ऐसा हमें ना लगे कि बच्चे को अपनाने की किसी स्टेज तक वो पहुंचे हैं, तो उनको फिर एक ट्रेन्ड काउंसलर को तक हमें भेजने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे हम अपने में क्या स्किल्स डेवलप करें जिससे कि हम माता पिता के साथ बेहतर रूप से अंतःक्रिया कर पाएंगे। क्योंकि मेन बात है कि हमारा अपना बिहेवियर और एटीट्यूड जो है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि पेरेंट्स हमसे कितना आश्वस्त फील करते हैं, कितना हम में कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और हम जो बात कहते हैं उसको कितना वो मानते हैं, सुनते हैं, और हमारी पॉजिटिव सजेशंस पे कितना वो कार्यवाही करते हैं। तो हमारे स्किल्स ऑफ इंटरेक्शन में एक बहुत मुख्य भूमिका है बॉडी लैंग्वेज की। यानी हम जो एक तो हमारा होता है वर्बल बिहेवियर, जैसे जो मैं बात कर रही हूँ, जो हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं या सेंटेंसेस बोलते हैं। दूसरी बात होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हमारा शरीर से क्या दिखा रहा है, हमारा शरीर क्या आपको मैसेज दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ नहीं मुझे तो आपकी बात में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और साथ ही साथ मैं उबासी ले दूँ, तो आप क्या समझेंगे? क्या आप मेरे शब्दों को मानेंगे कि मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट आ रहा है, या आप ये नोट करेंगे कि अरे इन्होंने तो उबासी ले ली, मुझे नहीं लगता ये मेरे में इंटरेस्टेड है। तो अक्सर जो हमारा नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करती है, और हम अपनी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज के प्रति इतना सतर्क नहीं होते, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा हम ये ध्यान दें, और ये केवल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के माता पिता के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब नहीं, किसी से भी इंटरेक्शन करते समय हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ध्यान देना है, और दूसरे की भी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है। क्योंकि वंस अगेन दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें उसके फीलिंग्स और एटीट्यूड्स के बारे में हमें पता चलेगा, और हमें एक झलक मिलेगी कि जो मैं सब बातें कह रही हूँ, हाँ हो सकता है हम पेरेंट्स को तो बहुत काउंसलिंग दे रहे हैं, बट पेरेंट का उतना रिसेप्टिविटी ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है, यूं आपकी तरफ हो सकता है एक टक देख रहा हो, परंतु उसके माइंड में कुछ जा ना रहा हो। तो ये आपको उसके जो बॉडी लैंग्वेज के क्यूज हैं, जो वो साइंस और सिग्नल्स दे रहा है, इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कुछ साइंस जो ये दर्शाते हैं कि हाँ दिस इज गुड अटेंडिंग बिहेवियर, कुछ नॉन वर्बल साइंस जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, जो आपको दिखाने चाहिए कि यह संप्रेषित करने के लिए कि हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। तो एक तो हमारा पोस्चर, हम किस प्रकार बैठे हैं या खड़े हैं, ये कैसा हो। तो एक तो वो हमारा ऐसा हो कि हम फिजिकल रूप में रिलैक्स लगे, हम टेंस ना लगे, हमारा जो पोस्चर है वो नेचुरल हो। थोड़ा सा अगर हम अपनी कुर्सी पे बैठे हैं तो थोड़ा आगे झुक के बैठेंगे तो उसमें एक अलर्टनेस की फीलिंग आती है, बजाय ये कि बिल्कुल पीछे झुक के बैठ गए और आराम से बैठ गए तो ऐसे लगता है कि अब हम
सोने के मूड में हैं, या वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड. सो वी शुड गिव, आवर पोस्चर शुड बी सच दैट इट कन्वेज अ फीलिंग ऑफ बीइंग फिजिकली अलर्ट एंड प्रेजेंट. और एक डिस्टेंस बड़ी महत्वपूर्ण बात है. बात करते समय किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में डिस्टेंस ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम. जब बहुत पास पास में होते हैं कोई दो व्यक्ति बात करते हुए, तो थोड़ा एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन सी आती है. और जब दूर होते हैं तो वंस अगेन इट कम्युनिकेट्स डिसइंटरेस्ट, कि हम इंटरेस्टेड नहीं है. तो कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें. आई कांटेक्ट जरूर बना के रखें. ऐसा ना हो कि या तो एकटक देखते रहें, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, और कभी भी किसी की तरफ ना देखें, वो भी प्रॉब्लमेटिक है. तो आई कांटेक्ट हमारा नेचुरल जो रहता है, हम कुछ एक सेकंड किसी को देखते हैं, कुछ एक सेकंड हमारी आंख हटती है, ये नॉर्मल है, और इसका ही हम प्रयास रखें. हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, जो पेरेंट उस समय हमें बात बता रहा है उसके अनुकूल हो सकता है हमें पेरेंट की कोई बात पे इरिटेशन आ रही हो, या पेरेंट की किसी बात पे हमें अच्छा ना लगा हो, तो हम उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ना दिखाएं. एक अपना फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल या पॉजिटिव रखें. अगर कोई वो कुछ ऐसी बात कह भी रहे हैं जो अभी सुनने में उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो हम अपने वर्बल प्रतिक्रिया से शांतिपूर्ण ढंग से उनको बता सकते हैं, बजाय ये कि हम अपने चेहरे के आंख, मुंह को मरोड़ें तरोड़ें, या अपनी भ्रिकुटी को भवें तना कर दें. तो ये करने की आवश्यकता नहीं है. हाथ के हमारे जेस्चर्स भी जो हैं, ये स्मूथ होने चाहिए, उस ओकेजन के मुताबिक अप्रोप्रिएट होने चाहिए, सडन या जर्की नहीं होने चाहिए. इनअप्रोप्रिएट हैंड जेस्चर्स मतलब हम अनावश्यक रूप से अपने को कहीं टच कर रहे हैं या दूसरे को कहीं टच कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. अगर कुछ भी हमारे हैंड्स की कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अपने हैंड्स को अपनी गोदी में रखें, या कोई किताब पकड़ी हुई है तो वो पकड़ें. हमें जो माता पिता जो बात कह रहे हैं वो अटेंटिवली सुननी है. हमारा पूरा ध्यान उस समय माता पिता की बात की ओर ही होना चाहिए. वर्बल बिहेवियर किस प्रकार का अच्छा माना जाता है, गुड अटेंडिंग बिहेवियर क्या माना जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं. एक तो ये कि जो हमारी वॉइस है वो प्लेजेंट हो और रिलैक्स्ड हो. ना तो हम बहुत जल्दी बोलें और ना हम बहुत धीरे बोलें. कई बार मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि यहाँ पे बोलते बोलते मैं बहुत तेज बोल देती हूँ. उसका कारण ये होता है कि मुझे थोड़ा कोर्स को कंप्लीट करने की टेंशन है, परंतु उस बात को आप ना देखें. मेन पॉइंट ये है कि हमारी जो आवाज़ है वो प्लेजेंट हो, रिलैक्स्ड हो, और उसकी जो हमारा वॉल्यूम है ना ज़्यादा ऊंचा चिल्लाता हुआ और ना बहुत कम दबा हुआ, दोनों ही प्रकार से हमारा ठीक हो. जब आवश्यकता हो तो हम बीच बीच में कमेंट्स दें. माता पिता को जो हमें कुछ कमेंट्स देखने हैं, जैसे जैसे व्यक्ति बात कर रहा है, जैसे हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ, हाँ ये तो आपने ठीक कहा, हाँ ऐसा भी होता है, दूसरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है, इस प्रकार से दें. क्योंकि कई बार कमेंट्स जो हैं, इससे टॉक को एक डायरेक्शन मिलती है, और ये बड़ा स्पॉन्टेनियस रहता है, मामला हमारा बड़ा स्पॉन्टेनियस रहता है. पेरेंट्स के कमेंट्स को भी थोड़ा ध्यान दें. हो सकता है पेरेंट्स कुछ डायरेक्टली हमें ना बोलें, परंतु उनके जो वर्ड्स वो कह रहे हैं, या उनकी टोन ऑफ वॉइस, या आप जो उनके बारे में जानते हैं, या पहले उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे आप उसको कुछ एक आपको आभास हो रहा है कि पेरेंट्स ये कहना चाह रहे हैं, डायरेक्टली आपको वो कुछ नहीं कह रहे हैं. तो इसके प्रति भी हमें सतर्क रहना है. सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हम यूज करें, जब जहाँ तक भी हो सके माता पिता की भावनाओं को एक्सेप्ट करते हुए अपने स्टेटमेंट्स बताएं, और जहाँ आवश्यकता हो हम असर्टिव और फर्म रहें. तो इसके कई उदाहरण, अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज के कई उदाहरण हमने अपने यूनिट में भी दिए हैं. आप लोग सब यूनिट को पढ़ेंगे तो इस बात को और बेटर रूप से समझेंगे. अभी के लिए, क्योंकि हम ये पेरेंट्स की भावनाओं से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया.